Hi student, welcome back. In the last lecture we discussed about the climate. हमने लास्ट लेक्चर में क्लाइमेट के बारे में पढ़ा और डिफरेंट काइंड के जो क्लाइमेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड हमने इसको डिस्कस किया. ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक और एंटार्कटिक के बारे में. तो ये देखा कि क्लाइमेट इज़ अ बिग थिंग्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रो क्लाइमेट. माइक्रो क्लाइमेट यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाला जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है उसी को हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द माइक्रो क्लाइमेट. इन द लास्ट लेक्चर वी अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द मीन टेम्परेचर अलॉन्ग द लैटिट्यूड. लैटिट्यूड की वजह से जो क्लाइमेटिक रीजन्स बनते हैं उसके बारे में स्टडी किया और ये पता लगाया कि कितने रीजन्स पाए जाते हैं. टोटल 4 रीजन्स पाए जाते हैं: ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक एंड एंटार्कटिक. तो ये 4 क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो पूरे अर्थ पर पाए जाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइक्रो क्लाइमेट. नाउ माइक्रो क्लाइमेट. द माइक्रो क्लाइमेट रिप्रेजेंट द क्लाइमेटिक कंडीशन दैट प्रिवेल्स द लोकल स्केल. किसी लोकल एरिया में पाए जाने वाले जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो क्लाइमेट. तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं. माइक्रो क्लाइमेट refers to the climatic condition which prevails at a local scale. Climatic condition which prevails at a local scale. किसी छोटे एरिया में पाए जाने वाला इन्वायरमेंटल कंडीशन को हम माइक्रो क्लाइमेट कह सकते हैं. ठीक है. सो द एरिया इज ऑफ लिमिटेड साइज सच एज द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो वहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं उनसे जो घिरा हुआ एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको हम माइक्रो क्लाइमेट कह सकते हैं. राइट. नेक्स्ट पॉइंट is that microclimate generally differs from the prevailing regional climatic condition. For example, in the forest condition, dense foliage reduces the amount of light. अगर हम घने जंगलों में देखें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है लीफ की कि सनलाइट अंदर तक नहीं आ सकती. ठीक है. तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है. दिस आल्सो रिजल्ट इन द चेंज इन द टेम्परेट प्रोफाइल. क्योंकि धूप या सनलाइट अंदर नहीं आ सकती तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफ़र हो जाता है. सो द डे टाइम एयर टेम्परेट इनसाइड द फॉरेस्ट इज़ लोअर देन आउटसाइड. ठीक है. तो डे टाइम में जो टेम्परेचर है एयर का इनसाइड वो कम पाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड. So the interior of the forest may be more humid than a nearby non-forested area. तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो फॉरेस्ट के अंदर की एयर है वो ज़्यादा कूल होगी एज़ कम्पेयर टू दोज एरिया जहाँ पर ये डेंस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते. दैट रिफर्स द माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन. राइट. ये बात समझ में आ गई. अब हेडिंग डाल देते हैं हैबिटेट एंड नीच. अभी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ हैबिटेट. द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट. लिख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट, द प्लेस वेयर
where organism lives are known as habitat. ओके तो जहाँ पर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसी को हम हैबिटेट कहते हैं उसका. तो हैबिटेट आर द करेक्टराइज्ड बाय द कॉन्स्पिक्यूअस फिजिकल फीचर्स. ये प्लांट के फिजिकल जो नेचर है या फीचर है उस पर भी डिपेंड करता है कि किस हैबिटेट में पाए जाते हैं. ओके विच मे बी इंक्लूड्स द डोमिनेंट फॉर्म्स. आपने देखा होगा कि जो फर्न्स है अगर इसको यहाँ की जलवायु में लगाया जाए, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में लगाया जाए तो उनका बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, उनकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है, इवन उनको सर्वाइवल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं. बट वंस यू गो इन द उत्तरांचल और हाई एल्टीट्यूड, वहाँ पर अगर हाई लैटीट्यूड पे जाते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जहाँ पर कोल्ड एरियाज़ है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर में नमी या मॉइस्चर ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर ये फर्न्स आसानी से ग्रो कर जाते हैं. इवन इनकी साइज़ भी लैंड कंडीशन में पाई जाने वाली जो फर्न की साइज़ है उससे कई गुना यानी मल्टीपल टाइम बिगर होती है. तो दैट इज़ व्हाट इट शोज द हैबिटेट. वो सही जगह पर कहाँ पर है, जहाँ पर अच्छे अमाउंट में मॉइस्चर मिल रहा है, गुड अमाउंट में वाटर मिल रहा है, दैट इज़ द रियल हैबिटेट. जब हम इसको अपने घरों में ग्रो करते हैं, जब आप अपने गमलों में इनको लगाते हैं, पॉट्स में लगाते हैं, ख़ास तौर से ऐसे हॉट क्लाइमेट्स में, तो इनकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है, हमें बार बार पानी देना पड़ता है. मीन्स वी आर ट्राइंग आर्टिफिशियली to give the proper atmospheric condition which is not suitable for the plant. So the habitat is the natural things in which they can grow with their full of size, full of length, या उनका जिसे हम कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन. और जब ये फेवरेबल कंडीशन में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, देन दे आर डोमिनेटिंग एट दोज एरिया. तो वो अपने एरिया में डोमिनेटिंग कंडीशन में पाए जाते हैं, फुल इन साइज एंड गुड इन अमाउंट. ओके फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें सिंपल लैंड जिसको हम ओपन लैंड, बेयर लैंड, जहाँ पर गुड अमाउंट में हीट पाई जाती है, इसके कंपेयर में अगर हम फॉरेस्ट हैबिटेट को देखें तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा देखने को मिलती है. क्यों? बिकॉज द फॉरेस्ट हैबिटेट इज़ मोर गुड फॉर द एनिमल्स, क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो फेवरेबल मिलता है. ओके नाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर हैबिटेट. तो जो ह्यूमंस है या एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है, उनके ऊपर भी क्लाइमेट का असर पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है कि वो पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव कर सके. फॉर एग्जांपल plants growing on the saline soils have several characteristic features which is not found in the plants which is growing on the non saline soils. तो नॉर्मल कंडीशन में जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, लैंड कंडीशन पर पाए जाते हैं पौधे, उनमें वो फीचर्स नहीं पाए जाएंगे जो सेलाइन कंडीशन में. ठीक है, आपने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में पढ़ा होगा 11th में. वहाँ पर क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स निकल आते हैं, यानी रूट्स ज़मीन से बाहर निकल आती हैं. बट इन नॉर्मल लैंड कंडीशन यू नेवर सो, क्योंकि ये तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, अगेंस्ट द नेचर ऑफ रूट है. बट ये फीचर्स कहाँ पर पाए जाते हैं? उन प्लांट में पाए जाते हैं जो सेलाइन कंडीशन में रहते हैं और रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती. तो दीज आर मॉडिफिकेशन इंडिकेट्स द पिक्यूलियरिटी ऑफ द प्लांट. ये प्लांट सिर्फ और सिर्फ वहीं पर पाए जाते हैं और ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स कहीं और देखने को नहीं मिलते. राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं, व्हाट इज़ निच. निचेस किसे कहते हैं? What is niche? Niches can be defined as the ecological condition that represent the range of condition that it can tolerate. ठीक है, जो ecological conditions होती है अगर किसी plants में
एनिमल्स में उसको टॉलरेट करने की जो, जिसे हम कहते हैं ना, क्षमता डेवलप हो जाए, तो वो पर्टिकुलर प्लांट या स्पीसीज़ वहाँ पर आसानी से रह सकती है. सो इट इज़ अ टॉलरेंसी विच इज़ फाउंड और डेवलप इनटू द प्लांट्स और एनिमल्स so that they can utilize the resources which is found in that particular area is known as niche. ठीक है. और हर स्पीसीज़ की जो niches हैं वो अलग अलग होती हैं, और दो स्पीसीज़ एक ही niche में नहीं पाए जा सकते. तो आप समझ में आ गया कि what is the ecological niche किसे कहते हैं और फिर ecological niches किसे कहते हैं. Niches is the tolerance of the plants or animals which are developed in the ecological condition. ठीक है. So the niches can be defined as the ecological niche of an organism represent the range of condition that it can tolerate. मतलब किसी भी इकोलॉजिकल कंडीशन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है तो ये शो करता है कि वो कितने रेंज या कितनी कंडीशन के टॉलरेंस को फेस कर सकता है, एंड हाउ दे कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज जो वहाँ पर मौजूद हैं. तो दैट इज़ नोन एज द इकोलॉजिकल निच. और पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल का जो इकोलॉजिकल निच होता है वो डिफरेंट होता है. किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही निच पॉसिबल नहीं है. ओके. ये बायोम. Biome can be defined as a large ecosystem. ठीक है. Biome can be defined as a large ecosystem, mainly large aquatic terrestrial ecosystem, or certain other like desert biome, coniferous forest. ठीक है. आर्कटिक एंड एंटार्कटिक टुंड्रा, ये सारी जो बायोम्स हैं वो डिपेंड करती हैं पर्टिकुलर बाउंड्रीज पे. ठीक है. ग्राफिकल एनालिसिस के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से जो बायोम्स हैं वो डिवाइड किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री. ओके. तो यहाँ पर एक ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं डिफरेंट बायोम्स की according to the temperature. Okay, that is 0 से further 30, 5, 10, 15, 30. Okay, now let's see. डेजर्ट जो कंडीशन है, ट्रॉपिकल जो कंडीशंस है, दीज आर डिफरेंट बायोम्स एंड दिस इज द बाउंड्री इन विच दिस बायोम आर फाउंड. तो वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं. इन द लास्ट पाया जाता है एंटार्कटिक या फिर टुंड्रा बायोम, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, इन बिटवीन 0 and 15 यहाँ से स्टार्ट होता है और ये इधर से. ओके. सो वन बाय वन सबका नाम लिख देते हैं.
इसे कहते हैं डेजर्ट। ये डेजर्ट बायोम है जो हाई टेम्परेचर में पाया जाता है। देन आफ्टर ग्रासलैंड, ओके, ग्रासलैंड, देन आफ्टर ग्रासलैंड के बाद नेक्स्ट जो बायोम आता है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट, नेक्स्ट आता है टेम्परेट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, देन आफ्टर आता है जो टुंड्रा कहते हैं जिसे टुंड्रा। तो these are different biomes which is present in this graph। तो आप देखो -15 से लेकर 10 के आसपास टुंड्रा रीजन पाया जाता है। देन आफ्टर टेम्परेट okay, so there is a difference according to the mean annual temperature and mean annual precipitation of water के हिसाब से ये 1 2 3 4 5 6 ट्रॉपिकल जोन्स बनाए गए हैं। डेजर्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड टुंड्रा, ओके। तो दीज आर डिफरेंट। सो हेडिंग डाल देते हैं वर्ड ऑफ बायोम, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ड बायोम में पोल से लेकर इक्वेटर तक डिफरेंट टाइप्स के बायोम आते हैं। तो 1 by 1 लिखते हैं, पहले हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ बायोम। ओके, एंड नाउ फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटर कौन कौन से बायोम आते हैं। फर्स्ट आता है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम, व्हाट डज इट मीन? ये 60 to 90 एल्टीट्यूड पर पाया जाने वाला जो बायोम है उसको हम टुंड्रा बायोम कहते हैं। 60 to 80 डिग्री, 60 to 80 लैटिट्यूड पर एन लैटिट्यूड पर। देन आफ्टर टुंड्रा के बाद आता है नॉर्दर्न कॉनिफेरस, नॉर्दर्न कॉनिफेरस, और ये फॉरेस्ट 40 to 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके। नॉर्दर्न कॉनिफर्स के बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेट डेसिडुअस, फॉरेस्ट ये आता है।
40 to 60 लैटीट्यूड ऑन द टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। 40 to 60 ये भी पाया जाता है। नेक्स्ट टेम्परेट डेसिडुअस के बाद आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं टेम्परेट रीजन में यहाँ पर जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ हैं उनकी जो लीफ है वो ब्रॉड पाई जाती है, इसलिए इसे हम टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट आता नॉर्दर्न कॉनिफर्स में क्या है, आपको पता ही है कि यहाँ पर स्पाइन यानी नीडल लीफ पाए जाते हैं, जिसे हम नीडल लीफ फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फोर्थ है। रेन फॉरेस्ट, देन आफ्टर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आता है वो 20 to 40 डिग्री ये आता है, 20 to 40 नॉर्थ लैटीट्यूड पर। और उसके बाद जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आता है वो भी इसी रेंज में आता है, लैटीट्यूड। ओके, so these are the different types of biome which is found in the earth. Okay, भी कुछ और बायोम्स पाए जाते हैं, जैसे चैपरल, जिसे हम मेडिटेरेनियन स्क्रब फॉरेस्ट कहते हैं, लिख लीजिए 6 नंबर पर। चैपरल बायोम, इसको मेडिटेरेनियन स्क्रब बायोम या फॉरेस्ट भी कहते हैं, फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल सवाना बायोम। ट्रॉपिकल सवाना बायोम। नेक्स्ट इसके बाद आता है ग्रासलैंड बायोम। और ग्रासलैंड के बाद आता है डेजर्ट बायोम मेजर। डेजर्ट बायोम मेजर। ओके, तो these are the total biomes which is found in this planet Earth. ओके, अब हम कुछ ग्रासलैंड बायोम के बारे में देखते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है। ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए ग्रासलैंड्स। हेडिंग डाल दीजिए ग्रासलैंड्स।
ग्रासलैंड में जो पॉपुलर है, फर्स्ट है नॉर्थ अमेरिका में पैरियर्स, साउथ अमेरिका का पैम्पास और यूरोप एंड एशिया का मिलाकर स्टेपीज एंड न्यूजीलैंड का टसॉक। ओके, तो वन बाय वन लिख लीजिए कौन सी कंट्री में कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है। फर्स्ट है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर पाया जाता है पैरियस। पैरियस ग्रासलैंड्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट साउथ अमेरिका, वहाँ पर जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसका नाम है पैम्पास। पैम्पास। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो यूरोप एंड एशिया कंबाइंड है। यूरोप एंड एशिया, इन दोनों का कंबाइंड है, जिसे हम कहते हैं स्टेप्स, STEPPS। ओके, देन आफ्टर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में जो पाया जाता है उसका नाम है टसॉक, TUSSOCKS, टसॉक्स। ओके, न्यूजीलैंड के बाद आता है अफ्रीका, जिसमें वेल्डस अफ्रीका, वहाँ पर जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसका नाम है वेट्स। ओके, DTS। तो दीज आर सम फेमस ग्रासलैंड। इसके बाद आता है डेजर्ट बायोम्स। तो देखते हैं कौन कौन से मेन डेजर्ट बायोम्स पाए जाते हैं। ग्रासलैंड के बाद हेडिंग डाल दीजिए मेन डेजर्ट, RT desert biome। Okay, so the main desert biomes are, first है सहारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ये बायोम पाया जाता है नॉर्थ अफ्रीका। लिख लीजिए नॉर्थ अफ्रीका सहारा डेजर्ट बायोम। और उसके बाद तिब्बत, गोबी एंड थार, ये एशिया का पाया जाने वाला डेजर्ट बायोम है। तिब्बत, गोबी एंड थार, ये एशिया के फेमस डेजर्ट बायोम है, एशिया में पाए जाते हैं। ओके, नाउ लुक एट द मेजर फॉरेस्ट बायोम्स ऑफ इंडिया। हेडिंग डाल दीजिए ग्रासलैंड, और इसके बाद नेक्स्ट आता है मेजर फॉरेस्ट बायोम्स। फॉरेस्ट बायोम ऑफ इंडिया। इंडिया के जो फेमस फॉरेस्ट बायोम्स हैं उनमें फर्स्ट आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, और ये पाए कहाँ जाते हैं? दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ
ईस्टर्न हिमालय रीजन, फॉरेस्ट बायोम। ये भी लिख लीजिए कहाँ पर पाए जाते हैं। दे आर बेसिकली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, हिमालयन रेंज। ओके, यहाँ पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम पाए जाते हैं। इसके बाद आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, बेसिकली नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द प्लेन एंड हिली एरियाज। ठीक है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, northern and southern parts in plain, in plain or hilly areas and hilly. Okay, ट्रॉपिकल डेसिडुअस के बाद आता है टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। लिख लीजिए टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज पाए जाते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, लीफ होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, और ये पाया जाता है वेस्टर्न हिमालयन रेंज में। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयन रेंज।